प्रेम्बल पढ़ लिया था पक्का? प्रेम्बल होता क्या है आयुष बताएगा, बताइए सर। पढ़ लिया था हमने प्रेम्बल, तो प्रेम्बल एक तरीके से क्या है बच्चा, मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बोलो, प्रिलिमिनरी बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो या सोल बोलो, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने प्रेम्बल रीड किया था, जब हमने रीड किया तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जितना भी हमारा कानून है, जितने भी हमारे कानून हैं बच्चा, वो सोवरेन, सेक्युलर, सॉरी सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हम अपने देश के नागरिक को क्या देना चाहते हैं, जस्टिस, देन लिबर्टी, देन इक्वालिटी, देन फ्रेटर्निटी। हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है कब एडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949। इंप्लीमेंट कब हुआ था, याद रहेगा? चलिए, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन हम एंड में पढ़ेंगे। और बच्चा हमने फेडरल और यूनिटरी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको ये बताया था एक फेडरल सिस्टम होता है और एक यूनिटरी। फेडरल में सारी की सारी चीजें डबल डबल कॉन्सेप्ट थी। अगर आपने नोटिस किया हो कि सरकार, हम अगर हमारा देश फेडरल सिस्टम फॉलो करेगा तो हमें ड्यूल गवर्नमेंट रखनी पड़ेगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल के फीचर्स है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा क्या होता है बच्चा, रिटर्न होता है। सेम अगर मैं कंपेयर करूं यूनिटरी में, तो यहाँ पे डबल गवर्नमेंट नहीं होती, क्या होती है, सिंगल। यहाँ पे रिटर्न भी हो सकता है और बच्चा अनरिटर्न भी। यहाँ पे लेकिन डिवीजन ऑफ पावर होता है सेंटर स्टेट में, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है। यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लेकिन यूनिटरी में क्या लिखा है बच्चा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हम अपने हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हैं, कभी कभी सुप्रीम कहेंगे और कभी कभी नहीं, क्योंकि राजा रानी कॉन्सेप्ट चलता है। चलिए, रिजिड मतलब क्या था, मुश्किल। वेरी गुड। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, हाँ, लेकिन उसको बदलना मुश्किल है। मतलब कि मुश्किल मतलब एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है, ठीक है, इजी नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बोला भैया हम तो भैया फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी है। इंडिपेंडेंट है, हमारी कोर्ट कचहरी एकदम सेपरेट होती है, ठीक है, इसमें बोला हो भी सकती है और नहीं भी। यहाँ पे क्या बोला था, बाइकैमरल मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे उन्होंने बोला भैया दोनों है, बाइकैमरल और यूनिकैमरल, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं हमारा देश क्या है, बेसिकली फेडरल, बट कभी कभी यूनिटरी हो जाती है। मैंने कुछ सिचुएशंस बताई थी कब कब यूनिटरी हो जाता है, इमरजेंसी, इंटरनेशनल मैटर, डिस्प्यूट हो गए आपस में स्टेट में, हाँ, जब हमें लगेगा सेंट्रल इंटरेस्ट पे है तो बच्चा वो होगा। तो बच्चा ये सिचुएशंस आगे चल के चैप्टर के एंड में आप पढ़ लो, ठीक है, लेकिन ये मैंने पहले बता दिया। चलिए बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। हेडिंग क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो बच्चा आप गिनवाने में आओगे तो देखना 10-20 बता दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं फंडामेंटल राइट्स की, सबसे पहले बोलना कैटेगरीज। कैटेगरीज समझते हैं, कैटेगरीज क्या होता है, ग्रुप की बात हो रही है। इन्होंने क्या 6 कैटेगरीज है, कितनी बच्चा, वापस, फंडामेंटल राइट्स को 6 सेक्शन में क्लासिफाइड किया है। क्लासिफाई बोलो, कैटेगरीज बोलो, ग्रुप बोलो, जो बोलना बोलो, ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या है बच्चा, राइट टू इक्वालिटी, नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और क्या लिखा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बच्चा राइट टू स्पीक तो आया ही नहीं, क्योंकि ये कैटेगरी है। वेरी गुड, क्योंकि ये कैटेगरी है, राइट टू फ्रीडम के अंदर आएगा। अगर मैं आपसे डायरेक्ट अभी पूछना कि मुझे बता दो फंडामेंटल राइट्स, याद है मैं पूछ चुकी हूँ एक टाइम पर, है ना, मैंने कहा था मैं कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाऊंगी। जब मैंने पूछा कि मुझे बताओ फंडामेंटल राइट, तो आपने बोला राइट टू स्पीक है, लेकिन राइट टू स्पीक राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। तो आ जाओ बच्चा, इन सारी कैटेगरीज को समझे वन बाय वन। क्या इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, हाँ बच्चे, इसका सीक्वेंस एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, चलो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है बच्चा, राइट टू इक्वालिटी। बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी, डिटेल में अभी हम जाएंगे, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी वर्ड से समझो बच्चा, सब क्या है बच्चा, कानून की नजरों में सब बराबर है, ठीक है। अगर मैं मर्डर करूंगी
और अगर बच्चा हमारे देश का नेता, जल्दी हमारे देश का नेता कोई मर्डर करेगा तो दोनों को पनिशमेंट सेम मिलेगी ना। तो कानून की नजर में सब क्या बच्चा इक्वल है। एक्चुअल में बच्चा मैंने आपको बताया है, मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पे सेक्शन नंबर नहीं होता है, रादर उसकी जगह क्या यूज होता है, आर्टिकल। ठीक है, तो अब आर्टिकल नंबर याद करना चालू कर दो। अभी तक मैंने किसी और चैप्टर में क्या बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बोला कि सेक्शन नंबर याद होना चाहिए, नहीं, कुछ जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बताए। लेकिन बच्चा इस चैप्टर में सारे के सारे आर्टिकल्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% सेक्शन, सॉरी 80% आर्टिकल क्या है, इंपॉर्टेंट। तो आ जाओ, इन्होंने कहा आर्टिकल 14 से कहां तक बच्चा, 18 तक, मतलब 14, 15, 16, 17, 18 इस कैटेगरी में कितने आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, 14, 15, 16, 17, 18 टोटल कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 14 भी गिनो ना ठीक है, चलो। तो बच्चा राइट टू इक्वालिटी में हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स है, कैटेगरीज कितनी है टोटल, 6, 14 से चालू होगा 18 तक जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, राइट टू फ्रीडम, इसमें जितनी भी बातें होंगी वो सब आपको फ्रीडम दे रही होंगी, जैसे राइट टू स्पीच इसी में आ जाएगा बच्चा, हम इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं इसी के अंदर आएगा, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हमें फ्रीडम है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का, ये सब इसी के अंदर आएगा। तो बच्चा आर्टिकल नंबर क्या है बच्चा, 19 से स्टार्ट हो रहा है, 18 यहाँ पे खत्म हो गया था ना, 19 से चालू होगा, 19, 20, 21, 22 टोटल कितने आएंगे बच्चा, 4 आएंगे। देखो है कितने, होते बहुत सारे, लेकिन 6 कैटेगरीज के अंदर होते, क्या ये बात समझ में आ रही। तो पहली कैटेगरी में कितने हैं, 5, दूसरी कैटेगरी में कितने बच्चा, 4, ठीक है, मेन हेड के अंदर सब आएंगे, है ना। तो अभी 1 बाय 1 सब पढ़ेंगे, हम आपके सिलेबस में सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी बस हेडिंग हेडिंग बता रही हूँ, हेडिंग से समझ में आ रहा है कि कानून के नजरों में सब बराबर है, और दूसरा राइट टू फ्रीडम, मतलब कानून सबको बराबर का फ्रीडम देता है, ठीक है। जनरल रूल है ये सारे के सारे, क्या बच्चा, जनरल रूल, मतलब इसके एक्सेप्शंस है। हम कह रहे हैं कानून के नजरों में सब बराबर है, हम कह रहे हैं सबको फ्रीडम है, लेकिन कोविड के टाइम पे रोक दिया था ना, पढ़ेंगे हम, तो जनरल रूल के साथ हम एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है राइट, क्या लिखा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बच्चा, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसके अंदर बच्चा बस 2 ही आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल नंबर क्या है, 23 एंड 24। आपको एक है ना सामने पिक्चर दिख रही होगी, इसमें क्या दिख रहा है बच्चा, चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चों को बच्चा काम करवाया जा रहा है, तो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, जबरदस्ती काम करवाया जाता है। तो ये आता है जो गरीब बच्चे जो भीख मांग रहे हैं ना बच्चा, ठीक है, उनसे ना जबरदस्ती काम जो करवाया जा रहा है ना, तो एक्चुअल में वो उनका फंडामेंटल राइट्स छीना जा रहा है। आपके पास आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ, क्या लिखा है, आपकी मर्जी, आप कोई भी धर्म मानो बच्चा, आप हिंदू हो, आपको क्रिश्चियन मानना है मानो, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रिश्चियन हो, आपको हिंदू का धर्म मानना है मानो, हर चीज की क्या बच्चा, फ्रीडम। अगर आप नोटिस करोगे हमने प्रेम्बल में ये सारी चीजें पढ़ ली है, प्रेम्बल ने शॉर्ट में आपको बता दिया है कि भैया हम सब फ्री हैं, हमें जिसमें वर्शिप पढ़ा था हमने, जिसमें बिलीव करना है, जिसमें फेथ करना है, जिसमें वर्शिप रखना है रखो, है ना। हमारे देश का कोई एक धर्म है क्या, हमारा देश क्या है बच्चा, सेक्युलर है, ठीक है, आराम से कहीं भी जा सकते हैं हम, फिर अलाउ किया गया। हाँ, हुआ क्या ना बच्चा, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब जब आवाज उठाई गई है तब तक माना गया है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, जब मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी, केसेस बताऊंगी, है ना। अगर आपने सुना होगा शिरडी सब जाते, उसके आगे भी एक और सनी सिंगापुर करके कुछ है, वहां पे गर्ल्स को जाना अलाउड नहीं था, अब है, अब है, पहले नहीं था, प्रोटेस्ट किया गया। तो ये सारे केसेस हम पढ़ेंगे, रीजन बताऊंगी जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बच्चा वापस, आर्टिकल नंबर क्या है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 4 पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे तो बस 2 ही है। नेक्स्ट क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अगर आप नोटिस करोगे बच्चा, जितने भी स्कूल्स, अगर मैं स्कूल्स की बात करूं बच्चा, एजुकेशनल राइट्स और उनका कल्चर, आप देखोगे आपको यहाँ पे मुस्लिम स्कूल से बहुत सारे दिखेंगे, उन स्कूल्स में बच्चा अलग से बने रहते हैं, हाँ वेरी गुड मंजूमन, वेरी गुड, इस्लामिक, तो बच्चा वो वहां पे अपना इस्लाम पढ़ाते हैं, उनकी लैंग्वेज उर्दू रहती है, वो उनको सिखाते हैं। अगर मैं उसका एग्जाम्पल के अलावा दूसरे एग्जाम्पल, आपने देखा होगा महाराष्ट्र स्कूल भी है बच्चा, आप में वेरी गुड मराठी पढ़ाते हैं, महाराष्ट्र साइड चले जाओ बच्चा, हिंदी नहीं मराठी मिलेगी वहां। आप यहाँ एमपी में हो ना, इसलिए आपको हिंदी मिल रही है, कंपलसरी कर दिया, वो पढ़ना ही पड़ेगा,
फॉर एग्जाम्पल बच्चा, हमारे एमपी में मैं, ठीक है, यहाँ तो हिंदी चलती है, ठीक है, यहाँ तो हिंदी चलती है, तो एमपी बोर्ड है, ऐसे बच्चा महाराष्ट्र बोर्ड है, ऐसे गुजरात बोर्ड होगा, ऐसे यूपी बोर्ड होगा, तो सब क्या चलाते भैया अपनी खुद की लैंग्वेज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको सबको भैया बोलता है कि सब अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं और उसके रिगार्ड में उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। पढ़ेंगे डिटेल में। आर्टिकल नंबर कहां से, 29 और 30। चलिए, क्या 31 दिख रहा है? हटा दिया गया है, लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो हटा दिया गया है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। मैंने आपको एक केस का नाम याद रखने को बोला था अभी इस चैप्टर में, बताओ। केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, है ना। मैंने कहा था अभी नाम याद रखना, पूरी स्टोरी बताऊंगी, पूरा एक लंबा चौड़ा केस बताऊंगी। तो आर्टिकल 31 से रिलेटेड है, वो हट गया है। जब मैंने आपको पूरा बैरेक्ट दिखाया था, कॉन्स्टिट्यूशन का दिखाया था, तो 31 में ओमिट लिखा था, हटा दिया था, है ना। तो पहले एक जमाने में आर्टिकल 31 आपका एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। वो केशवनंद भारती का केस उसी से लिंक है। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं बचा। अदरवाइज पहले आपकी 6 कैटेगरी नहीं होती थी, 7 कैटेगरी होती थी। पहले कितनी कैटेगरी होती थी? 7, लेकिन अब कितनी होगी बच्चा? 6। मैं लॉजिक बताऊंगी, तुमको बुरा लगेगा कि भैया क्यों हटा दिया। पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि भाई क्या किया है आपके साथ, है ना, आपकी सरकार ने, पता चलेगा। चलिए, 31 नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि नहीं है, उसमें एक लंबा चौड़ा केस भी है। फिर क्या, आर्टिकल नंबर 32, लास्ट कैटेगरी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये सबसे लास्ट जो कैटेगरी है, ये साफ साफ बोलता है, स्टार्टिंग के जो 5 हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, एक बार नाम बताएंगे। सबसे पहला क्या पढ़ा? राइट टू इक्वालिटी पढ़ा। देन इसके बाद पहले इक्वालिटी, फिर फ्रीडम, फिर अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल राइट, कल्चरल एजुकेशनल राइट, और क्या लिखा है? अभी मैंने डिटेल में पढ़ाई नहीं, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी तो डिफरेंस आएगा, ठीक है। चलो, तो बच्चा इन्होंने कहा पहले जो ये 5 है, ये सारे हमारे राइट्स हैं। अगर किसी ने हमसे ये 5 फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज छीनी, तो आपको क्या मिलेगी? रेमेडी मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन मिलेगा, सुधार मिलेगा, है ना। अगर आपसे किसी ने ये राइट्स छीने हैं, तो आपको रेमेडीज मिलेंगी। ये रेमेडीज साफ साफ बोलता है, कहीं मत जाओ, सीधा कहां पहुंच जाओ। अगर आपसे आपके फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं, होता क्या है बच्चा, जब भी कोई केस फाइल करते हैं तो पहले हम छोटे कोर्ट में जाते हैं, कुछ नहीं तो थोड़े बड़ा, और कुछ नहीं तो और बड़ा, ऐसे ही होता है ना। इन्होंने कहा भैया फंडामेंटल राइट्स छीनना, ये किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, मदर ऑफ लॉ ने दिया है, हमारे इंडियन सिटीजन को दिया है। भैया ये राइट्स अगर आपसे छीने गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो छोटे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा कहां पहुंचोगे? सुप्रीम कोर्ट। क्या बात समझ में आ रही है? तो बहुत बड़ी बात है बच्चा। मतलब अगर इक्वालिटी नहीं हो रही है, तो कहां पहुंच जाओ? सुप्रीम कोर्ट। बच्चा, तो ये आपको रेमेडी मिली है, तो चलो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने सबका इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चा। राइट टू प्रॉपर्टी, ये चीज अभी नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि अभी आर्टिकल 31 आएगा, रुक जाओ, ठीक है। चलिए आपकी बुक में आएंगे फंडामेंटल राइट्स, प्रशंसा बैग में रहेंगे, बैग में रखते, कोई बात नहीं, रख दे बैग, बैग बच्चा, क्या हो गया? अच्छे से चेन बंद कर दे बैग से, बाजी वाली खींच के दे देगी, वो अच्छी दोस्त है तेरी, ठीक है। अब अगर फोन निकला पिटाई होगी। चलो, फंडामेंटल राइट्स, तो सबसे पहले बच्चा क्या लिखा है? मैंने आपको बताया था, टोटल आर्टिकल्स बताओ। 3, क्यों रे, गलत। फिर अगर दूसरा एक्ट होता तो आर्टिकल की जगह क्या लिखते? सेक्शन। आर्टिकल की जगह क्या लिखते? सेक्शन। पार्ट की जगह क्या होता? चैप्टर। शेड्यूल तो सेम ही होते थे, है ना। यहाँ पे भी शेड्यूल बोला जाता है और वहां पे भी। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है? 8 पुराने और नए 12। वेरी गुड, ठीक है। चलिए बच्चा, इन्होंने कहा फंडामेंटल राइट्स कहां बताए गए हैं? इन्होंने कहा फंडामेंटल राइट्स कहां बताए गए हैं? टोटल पार्ट कितने हैं? 22। और फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में बताए हैं? 3rd पार्ट में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 3rd पार्ट में क्या है, क्लियर बच्चा। चलिए, इन्होंने कहा कितनी कैटेगरीज होती है बच्चा फंडामेंटल राइट्स की? 6। एक जमाने में 7 हुआ करती थी, है ना। मैंने आपको बता दिया, वो 7th भी पढ़ेंगे, 7th पढ़ाया जाएगा और बताया जा रहा है कि हट गया, लेकिन अभी है कितने? 6 है, ठीक है।
राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम, हाँ 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 अभी वो समझाऊंगी। राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम एक्सप्लॉइटेशन, सेम वही सारी चीजें बच्चा। अभी आपने देखा था नंबर्स दे रखे थे 14 से 18, क्या ये सारी चीजें याद हो जाएंगी? गारंटी दे रही हूँ बच्चा याद हो जाएंगी, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। अभी याद नहीं हुआ होगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे। सीक्वेंस है, सीक्वेंस है, लेकिन सबसे पहले सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहले इक्वालिटी है, ई याद रखोगे, पहली क्या है? इक्वालिटी है, ई, फिर क्या है बच्चा? फ्रीडम है, फिर बताओ क्या है? पहला ई रिप्रेजेंट करता है इक्वालिटी, दूसरा एफ रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम, और तीसरा ई एक्सप्लॉइटेशन। फिर से फ्रीडम आ गया, ये बस सिंगल फ्रीडम बोलता है, और ये क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम आर ले सकते हैं, लेकिन अभी बस मैं क्या कॉम्बो बैठा रही हूँ? ई एफ, ठीक है। चल, तो पहला ई क्या बचा? इक्वालिटी, दूसरा एफ क्या है? फ्रीडम, फिर ई आता है एक्सप्लॉइटेशन, फिर एफ आता है फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम किसका? रिलीजन का, ये स्पेसिफिक फ्रीडम है, ठीक है। चलिए, फिर बच्चा कल्चर एजुकेशन, लेकिन मैं जानबूझ के ई ले रही हूँ ताकि इसे याद आ जाए एजुकेशनल। तो कल्चर एजुकेशनल राइट पूरा इसे एजुकेशन से आता है। वापस पहला ई क्या बोलता है? इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। लास्ट वाला एकदम डिफरेंट है बच्चा, दैट वाज रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। टोटल कितनी कैटेगरी है? 6 है, 7 तोड़ चुके, ठीक है। चलिए, अब मुझे बताओ पहली क्या थी? दूसरी, नेक्स्ट, गुड, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर ये सब छीना गए तो क्या मिलेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो अभी मैंने बस 6 कैटेगरी के नाम याद करवाए हैं, ठीक है, याद हो जाने चाहिए बच्चा। अभी नंबर याद नहीं कराया, अभी मैंने आर्टिकल नंबर याद नहीं करवाए, हो जाएंगे। इन्होंने कहा है यहाँ पे एक मिसिंग है, क्या मिसिंग है बच्चा? 31। एक्चुअल में 31 क्या था? प्रीवियसली राइट टू प्रॉपर्टी। बच्चा आओ आओ पहले समझते हैं। इक्वालिटी तो समझ में आ गया, कानून की नजर में सब बराबर। फ्रीडम, राइट टू स्पीच, और भी बहुत सारे फ्रीडम्स है उसके अंदर, बहुत सारी कैटेगरीज है। देन थर्ड, अगर हमें कोई एक्सप्लॉइट करे तो उसके अगेंस्ट जाके केस फाइल कर देंगे, डायरेक्ट कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। इन 5 केसेस में कोई भी छीनता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। देन उसके बाद फोर्थ क्या था? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर मैं क्रिश्चियन फॉलो करना चाहती हूँ और कोई मुझे रोक रहा है तो मैं कहां जाऊंगी? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्या था उसके बाद? एजुकेशनल राइट, अगर मैं अपने कल्चर में मराठी हूँ और मुझे मराठी को प्रमोट करना है, अगर मैं पहाड़ी हूँ तो पहाड़ी को प्रमोट करना है, गुजराती हूँ गुजराती को प्रमोट करना है, तो बच्चा कोई मुझे रोक सकता नहीं है। अगर कोई रोकेगा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट, रेमेडी मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? चलिए, एक्चुअल में एक जमाने में हमारे पास एक और फ्रीडम था, सॉरी एक और फंडामेंटल राइट था। वो क्या था? हर किसी के पास हक है कि वो क्या कर सकता है? अपने पास अपनी प्रॉपर्टी रख सकता है, और ये हक कोई भी किसी से छीन नहीं सकता। कई बात समझ में आ रही? ये था। लेकिन बच्चा आए दिन तुम देखते हो भैया, सरकार हमसे तो हमारी जमीन ले लेती है। अगर उन्हें रोड बनानी है, रोड बनाना है, कंस्ट्रक्शन कुछ भी करना है, सरकार को कुछ भी करना है, क्या वो हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीन सकती है? पहले नहीं था, और सरकार को बहुत दिक्कत हो रही थी। अगर मेरी कहीं कोई जमीन है, समझ लो यही, ये जो 2 घर हैं, सामने घर है और ये है, मेरी जमीन थी बीच में, लेकिन सरकार को ना रोड बनानी थी। सरकार को क्या बनानी थी? रोड। तो सरकार कहती थी कि भैया जमीन दे दो, हम क्या कहते? नहीं, हम नहीं देंगे। हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट क्या है? राइट ऑफ प्रॉपर्टी। मेरे पास मेरा फंडामेंटल राइट है कि ये प्रॉपर्टी मेरी और ये प्रॉपर्टी मेरी रही, कोई मुझसे छीन सकता नहीं है, इवन सरकार भी नहीं। क्योंकि बच्चा अगर कोई छीनेगा तो मैं कहां जाऊंगी? कहां जाऊंगी? सीधा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट किसका साथ देगा? हमारा देगा। हमारी फंडामेंटल राइट्स कोई हमसे छीन सकता नहीं है, इवन सरकार भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा कि सरकार बड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है सरकार क्या है, सरकार कैसे काम करेगी। क्या ये बात समझ में आई? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम है। तो एक्चुअल में ना सरकार बात बात में ना परेशान हो जा रही थी। तो जो केशवानंद भारती का केस है, वो एक्चुअल में एक लैंडमार्क डिसीजन हुआ। केशवानंद भारती का जो केस है वो एक लैंडमार्क डिसीजन हुआ, जिसमें कंक्लूजन आया कि भैया हम बाद में पढ़ेंगे वो चीज, ठीक है। चलिए, तो बच्चा पूरी स्टोरी बताऊंगी ना, अभी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रख रही हूँ, ठीक है। चलिए,
तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारे पास था, हमसे कोई छीन सकता नहीं है। लेकिन सरकार को बहुत दिक्कत हो रही थी। सरकार ने कहा भैया इसको फंडामेंटल राइट से हटाना ही पड़ेगा। इसीलिए आज की डेट में हम देखते हैं कि ये अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। ऐसे ही सरकार ने अपने पास नहीं कर लिया था। उस टाइम पे हमारी इंदिरा गांधी जी थी। पूरी अच्छे से स्टोरी बताऊंगी इंदिरा गांधी जी की भी और केशवचंद्र भारती की भी। ठीक है, चलिए। तो बच्चा पहले आर्टिकल 31 रीड कर रहे। पहले आर्टिकल 31, राइट अगेंस्ट बच्चा डेप्रिवेशन मतलब क्या होता है? छीनना ऑफ हिज प्रॉपर्टी। कोई नहीं छीन सकता था, कोई नहीं छीन सकता था। लेकिन रिपील मतलब इसे हटा दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इस आर्टिकल को हटा दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। कब बच्चा? 44th अमेंडमेंट। कब किया गया? 1978। उस टाइम पर बच्चा हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। अभी क्या क्या याद रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी केशवचंद्र भारती और इंदिरा गांधी जी, ये तीन चीजें याद रखनी है। और चौथी चीज है डेटा। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? डेटा, कि भैया ये जो आर्टिकल 31 है, जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी, उसे हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो पूछा जाएगा कौन सा अमेंडमेंट में हटाया गया था। तो आपको 44th अमेंडमेंट याद होना चाहिए। इवन क्या याद होना चाहिए? ईयर। कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था? 1949 में बन गया था। और इम्प्लीमेंट, और ये कब हटाया गया था? 1978 में। मतलब पहले फंडामेंटल राइट हमें दे दिया था, बाद में जाकर इसको हटा दिया गया। केस पढ़ेंगे, लड़ाई पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे यही बताया प्रीवियसली राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसे रिमूव किया गया। कब रिमूव किया गया बच्चा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1978 में। डेटा याद करना है। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाएगा क्या राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी हमारा फंडामेंटल राइट है क्या? नहीं, नहीं है, हटाया गया था। ईयर याद करो, कब अमेंडमेंट, कौन सा नंबर का वो अमेंडमेंट था? जब पहला चेंज हुआ होगा तो फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये 44th वाला अमेंडमेंट था। इससे मतलब 43 और अमेंडमेंट हो चुके थे। धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में बस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कवर करे हैं। ठीक है, सारे अमेंडमेंट नहीं है, सारे अमेंडमेंट एग्जीक्यूटिव में पढ़ो। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यहाँ पे आप पढ़ो। क्लियर है? ज्यादा पढ़ते हो ना वहां पे, और यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा क्या रहेगा? डबल कहूंगी और केसेस का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, चलिए। यहां तक चीजें समझ में आई? पक्का? बढ़ते आगे। अभी मैंने आर्टिकल नोटिस अगर करोगे तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 14 से स्टार्ट होते हैं। और तो अभी तक डेटा जो आपको आर्टिकल नंबर का याद करना है, 31 याद रहेगा। 31 क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। अब जब कभी भी बोलूंगी आर्टिकल नंबर 31 क्या है, तो आपको बोला राइट टू प्रॉपर्टी। फंडामेंटल राइट्स चालू होते हैं 14 से और खत्म होते हैं, ये बात भी आपको पता रहनी चाहिए। तो अभी तीन चीजें याद करनी है, 14 से स्टार्ट होंगे और 32 में खत्म होंगे। और 31 अब फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन ये कौन सा वाला है? राइट टू प्रॉपर्टी। इतनी बातें याद हो गई? पक्का? चलिए बढ़ेंगे। अब और आर्टिकल, डेटा और बढ़ता जाएगा ना डेटा। ठीक है, 14 से तो चालू हो रहे हैं। उसके आगे उन्होंने बोला एक आर्टिकल 12 भी है और आर्टिकल 13 भी है। आर्टिकल 12 अक्सर मैं बोलती थी स्टेट की डेफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी समझो सरकार है, अभी समझो देश है, ऐसा होता था। अभी सरकार समझो। अब बच्चा आर्टिकल 12 में क्या बता के रखा है? स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट क्या होता है। आर्टिकल 13 में क्या बता के रखा है बच्चा? लॉ की डेफिनेशन, मतलब लॉ क्या होता है। बात समझ में आ गई? अभी पढ़ाया नहीं है, बस अभी याद रखना है। क्या याद रखना? आर्टिकल 12 किसको डिफाइन करता है? स्टेट को। 13 14 से फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है और खत्म होता है 32 में, और एक 31 है तो क्या फंडामेंटल राइट नहीं है। बच्चा क्यों इतना याद कर रहे हो? क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना कुछ भी पढ़ा उन सबके कंपैरिजन, क्योंकि ये मदर ऑफ लॉ है। हर बच्चा लॉयर को, आप एक तरीके से कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव लॉयर है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। चाहे आप एलएलबी कर रहे हो, चाहे आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो बच्चा, है ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता ही है। ठीक है, चलिए बच्चा 12 के अंदर क्या पता चल गया है ना? लॉ की डेफिनेशन और स्टेट की डेफिनेशन 12 13 बोलते हैं और 14 से चालू होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। ये तो बातें हमें पता चली। चलिए, इन्होंने कहा कोई भी फंडामेंटल राइट्स इंडिया में एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट नहीं है। ये क्या बात कर दी उन्होंने? मैंने आपको बताया जनरल रूल। जनरल रूल, ये फंडामेंटल राइट्स आपके हैं, एक्सेप्शन छीने जा सकते हैं ना। अभी राइट टू फ्रीडम बोला हमने, ठीक है। राइट टू फ्रीडम में क्या बोला? इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है।
जब अभी हमारा मोदी जी ने जब लेह लद्दाख ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर को हमारे साथ एक इन्वॉल्व मिला दिया था, तब क्या बोला जा रहा था कि भैया अभी जम्मू कश्मीर मत जाइए। कोविड में क्या बोला था बच्चा कि भैया घर से बाहर मत निकलिए। तब आप क्या लेके खड़े नहीं होंगे कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट्स आप हमसे छीन रहे हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना था, मार मार के भगा देते। हाँ, मतलब हमारे फेवर के लिए था, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, या फिर मैं इसकी जगह क्या बोलूं, आपको कंप्लीट तरीके से नहीं मिल रहे। मतलब हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जब जब जरूरत होगी सरकार तब तब छीन भी लेगी। दिया उन्होंने है ना, तो ले भी लेंगी। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? तो ये लाइन समझ में आई? वापस से लाइन को रीड करी। कोई भी फंडामेंटल राइट जो इंडिया में आपको मिल रहे हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कंप्लीट तरीके से आपको नहीं मिल रहे, 100% श्योरिटी के साथ नहीं मिल रहे। हम आपको दे तो रहे हैं, लेकिन जब जब सरकार को लगेगा आप ही के फायदे के लिए, सरकार अपना फायदा नहीं देखती, सरकार आप ही के फायदे के लिए इसे दे रही है, तो आप ही के फायदे के लिए इसे छीन भी लेगी। राइट टू स्पीच है तो बोलो ना कुछ भी, बोलो ना मोदी जी के बारे में कुछ भी, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, डिफेमेशन का केस छुप जाएगा। पढ़ा था डिफेमेशन, सिविल भी मान सकते हो और क्रिमिनल भी। अगर मैंने क्या कर दिया, लेबल किया, फिर बच्चा कहते हैं स्प्लेंडर, कौन सा था, दोनों ही क्राइम थे ना, लेकिन ज्यादा परमानेंट कौन सा था, लेबल था, लिखित फॉर्म। अगर वो ज्यादा परमानेंट तो ज्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन फिर राइट टू स्पीच तो था ना, मैं तो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती हूँ। नहीं, जनरल रूल बोल सकते हो, एक्सेप्शन खराब चीजें थोड़ी ना बोलोगे, उसके भी जनरल रूल की एक्सेप्शन है, उसके भी जनरल। हमें बस प्रूव करना है कि हम गुड फेथ में बोल रहे हैं। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि मैं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, मेरा पर्पस आपको डिफेम करना नहीं है, मेरा पर्पस आपको अवेयरनेस देना है, तो बच जाएंगे। क्या बात समझ में आई? बस बस बस, एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी इसलिए एक दूसरे को बोल पाते हैं क्योंकि वो क्या बोलते हैं, हमारा पर्पस उनको बदनाम करना नहीं, हमारा पर्पस जनता को इंफॉर्मेशन देना है, अवेयरनेस देना है। क्लियर है? गुड फेथ में, ठीक है। चलिए, तो कोई भी फंडामेंटल राइट आपको कंप्लीट तरीके से नहीं मिल रहे हैं कुछ ना। हाँ बच्चा, मूवीज हमने पढ़ा था, सिनेमा किस में आएगा, परमानेंट में आएगा, लेबल में आएगा, उसमें तो एग्जाम्पल ही दे रखा था। चलो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वापस वापस वापस, जनरली आपको नहीं मिलते हैं, इन्होंने क्या बोला, कंप्लीट नहीं मिल रहे, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, इम्पोज इन दी इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट में हमारा पूरा देश, हमारी पूरी सरकार आती है, ठीक है। चलिए बच्चा, ये लाइन समझ में आ गई? इन्होंने कहा बच्चा ये अभी तक नहीं समझ पाओगे, ये जो है पूरा पॉइंट एबीसी, हाँ बस एबीसी पॉइंट ये नहीं समझ पाओगे, रीजन बिहाइंड दिस अभी आपको पता ही नहीं है कि 15, 16, 19, 20 क्या बोलता है, अभी बताया क्या मैंने? नहीं। तो जब हम पूरे 14 से लेकर कंटिन्यू 14 से लेकर कहां तक, 32 तक पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 14, 15, 16, 19 क्या है। जब ये सारी बातें बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले ये पूरा खत्म करेंगे, वापस से इसमें आएंगे, ठीक है। चलिए बच्चा, अब आपकी बुक में अगर देखोगे तो बुक में क्या दे रखा है, कौन सा आर्टिकल नंबर में है, आर्टिकल नंबर 12 है। चलो, इन्होंने कहा आर्टिकल नंबर 12 में हम स्टेट के डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको उसे समझाने से पहले कुछ बेसिक चीजें बताना चाहती हूँ। हमारी पूरी सरकार कैसे चलती है, आ जाओ, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। बच्चा, बचपन में ना पढ़ाया गया था स्कूल में, सब धुंधला हो गया, कोई बात नहीं, रिवाइज करेंगे। क्या लिखा है, लेजिस्लेचर, 3 बॉडी होती है, 3 पिलर्स होते हैं, 4 होते, चौथा क्या होता है, मीडिया, लेकिन वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, है ना, मतलब वो इनफॉर्मल तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं सबसे पहला क्या है, लेजिस्लेचर, बच्चा नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ बनाने का। लॉ बनाने में बच्चा उन्होंने कहा सेंट्रल लॉज भी होते हैं और बच्चा स्टेट के लॉ भी होते हैं, सेंट्रल लॉज भी होते हैं और बच्चा स्टेट के लॉज भी होते हैं। चलिए समझते हैं, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट सेंट्रल लेवल का लॉ है कि बच्चा स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल। बच्चा आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, इंडिया लेवल का ना, नेशनल लेवल का। आपके सिलेबस में सारे लॉज होंगे, वो किस नेचर के होंगे, सेंट्रल लेवल के, क्योंकि दिल्ली में बैठा बच्चा भी पढ़ रहा है,
जबलपुर में बैठा बच्चा भी पढ़ रहा है, केरल में भी बैठा बच्चा पढ़ रहा है, तो आपके सिलेबस में जानबूझकर कौन से लॉज डाले जाएंगे? सेंट्रल। मान लो आप एमपी, यही एमपी से ही, है ना, मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, एमपी से मतलब, ठीक है। आप हमारे स्टेट से आप एलएलबी कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो बच्चा? बीए एलएलबी कर रहे हो। मालूम है दोनों में डिफरेंस? एलएलबी में कितने साल? बीए एलएलबी में मान लो आप कहां से कर रहे हो बच्चा? हमारे एमपी से कर रहे हो, मध्य प्रदेश से कर रहे हो। तो जब आप इनका सिलेबस देखोगे तो इनके सिलेबस में नेशनल लेवल के भी लॉज होते हैं और बच्चा स्टेट लेवल के भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका सिलेबस महाराष्ट्र वाले थोड़ा पढ़ रहे। अगर मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूं, अगर आप बच्चा महाराष्ट्र से जाकर अगर एलएलबी कर रहे हो तो उनके सिलेबस में आपको उनके महाराष्ट्र लेवल के लॉ को भी आप पढ़ोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन शॉर्ट जो लॉ बनते हैं, एक है जो सेंट्रल लेवल में बनते हैं और एक है बच्चा स्टेट लेवल पे। अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं तो सेंट्रल लेवल में पार्लियामेंट बैठती है, जैसे हिंदी में प्रॉपर क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा। एक्चुअल में जब कंपनी लॉ पास किया गया होगा, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का है, तो पार्लियामेंट में बैठ के पास किया होगा। तो पार्लियामेंट में बच्चा दो सभाएं थी, लोकसभा और राज्यसभा, और फिर फाइनली प्रेसिडेंट साइन करता है। फिर फाइनली क्या करता है? प्रेसिडेंट साइन करता है, तब जाके लॉ बनता है। क्या ये बात समझ में आई? मान लो एमपी में, मान लो बच्चा एमपी में कोई लॉ बनना है, तो बच्चा स्टेट लेवल का भी एक पार्लियामेंट होता है। स्टेट लेवल का भी क्या होता है बच्चा? पार्लियामेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विधानमंडल। या फिर मैं इसको क्या बोलूं बच्चा? स्टेट लेवल का पार्लियामेंट बोल सकते हो। हम जब नॉर्मली पार्लियामेंट बोलते हैं तो पार्लियामेंट मतलब पूरी इंडिया का, वही लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, और स्टेट लेवल का अलग से होता है। बच्चा जैसे पूरे देश का राजा, देश का राजा कौन है? प्रेसिडेंट। ऐसे स्टेट का राजा कौन होता है? गवर्नर होता है। क्या बात समझ में आ रही है? बच्चा जैसे पूरे देश में लोकसभा राज्यसभा होती है, ऐसे स्टेट में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। इंग्लिश में बोलो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बात समझ में आ रही है? वापस हमने लोकसभा राज्यसभा बहुत सुना है, सुनते ही रहते हैं, है ना, लेकिन हम समझते नहीं है। कभी कभार ये बोल देते हैं यार मेंबर ऑफ एमएलए, सुनते हो? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? यही मतलब जो स्टेट लेवल का पार्लियामेंट होता है उसमें भी दो सभाएं हैं, उसमें भी दो सभाएं हैं। बस बड़े लेवल में हम लोकसभा राज्यसभा, एक्चुअली में इतना यूज होता है और ये हमें पता है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं जाती। लेकिन जब न्यूज वाले जब ये सब बोलते तो हमारे ऐसे दिमाग के ऐसे ऊपर ऊपर से जा रहा होता है ना। हाँ, लोकसभा जैसे विधानसभा, राज्यसभा जैसे विधान परिषद। क्या बात समझ में आई? पक्का? पक्का। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है बच्चा। वापस लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेचर का काम बताओ। लॉ बनाने का काम है। लॉ दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल लॉ भी होता है और स्टेट भी। लेकिन जो सेंट्रल लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा? हमारे देश का पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो हाउसेज है, लोक और राज्यसभा। इन्होंने कहा स्टेट लेवल का जो पार्लियामेंट है उसमें भी दो हाउस है, विधानसभा और विधान परिषद, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर काउंसिल। क्लियर बच्चा? एल सी या फिर एल ए? हाँ बच्चा, हाँ ठीक है। चलिए पहले मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर समझ में आया? पक्का पक्का। आपकी बुक में अभी स्टेट के डेफिनेशन बता रहे हैं, इसे बताने के बाद 13 बताएंगे बच्चा। जब आप डिटेल में जाओगे, मैं एक बार पेज नंबर बता दूं आपको, 2 मिनट बच्चा, पेज नंबर बता दूं।